शेयर स्क्रीन अलाउ। मेरे ख्याल से स्क्रीन सबको दिख रही होगी। किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो प्लीज़ चैट विंडो में टाइप कर देना, मैं इधर ही देख करके इधर ही रिप्लाई कर दूंगा। माइक हो सके तो अनम्यूट ना ही करें। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है लूप से। और एक मिनट, ये दिख नहीं रहा होगा, इसको फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट 15। ओके, लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था वो हमने इफ और स्विच केस तक किया था। भाई प्लीज़ माइक म्यूट कर दो। ये किसका माइक म्यूट नहीं है इधर? ओके, it's showing me video is turned off to save bandwidth. What? Can you please drop and rejoin? क्योंकि मेरे साइड से तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मुझे तो मेरा स्क्रीन स्ट्रीम होते हुए दिख रहा है। अभी भी स्क्रीन ठीक ठाक दिखना चालू हुआ? हेलो हेलो हेलो, ओके ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था ये इफ एल्स वाली चेन और स्विच केस। और यहाँ पर अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे सेम लाइन बार बार रिपीट करानी है, मतलब मुझे कुछ इस टाइप का कोड लिखना है। मैंने एक वेरिएबल लिखा और मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं वेरिएबल में इनपुट कर रहा हूँ, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आई नीड इनपुट टू बी ग्रेटर दैन 0। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑप्शन का लिस्ट दे रखा है कि 1 किया तो ये होगा, 2 किया तो वो होगा, 3 किया तो ये होगा, इस टाइप का। तो अब उसके लिए मुझे जो इनपुट चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, लेकिन यूजर ने बाय मिस्टेक इनपुट कर दिया नेगेटिव। तो नेगेटिव कर दिया तो अब हमारे पास, अगर हम यहाँ तक लिमिटेड हैं तो हमारे पास ले दे करके 2-3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर इफ एल्स का कुछ इस टाइप का चेन रखें टिल सम फाइनाइट नंबर, 8 बार 10 बार जितना भी हमारा लिमिट हो, और उतने टाइम में अगर यूज़र ने ठीक ठाक इनपुट नहीं किया तो फिर हम हाथ जोड़ लेंगे कि भाई हो गया हमारा, हम चले। लेकिन उसमें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हम कितनी बार इनपुट लें। हो सकता है किसी का कीबोर्ड ख़राब हो जिसको 8-10 बार ट्राई करना पड़े, या हो सकता है कि किसी के कीबोर्ड पे बिल्ली पंजा मार रही हो। तो अब उसके लिए हमको चाहिए लूप। तो इसके लिए हमारे पास लूप का यूज क्या है? रिपीट सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेनी टाइम्स। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 केस हैं। पहला केस ये है कि रन द लूप until some condition satisfies or till some condition is true। दूसरा केस ये है कि run the loop exactly n number of times, and of course n may be known at compiled time as in I hard code this। या ऐसा हो सकता है कि मैं n
यूजर से इनपुट कर रहा हूँ. इट मे बी नोन एट कंपाइल टाइम और इट मे बी इनपुट बाय यूजर. तीसरा केस है कि लूप कम से कम एक बार तो रन होगा ही. लूप एट लीस्ट वंस एंड देन रिपीट लाइक केस 1. तो अब एक्चुअली ये जो तीसरा केस है इसको हम पहले केस से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो कोड थोड़ा सा क्लंकी हो जाता है क्योंकि हमको वहाँ पे दो कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं कि लूप पहली बार रन हुआ है या नहीं हुआ है. अगर ये पहली बार है तो दो कंडीशन रहेगा, फिर अगली बार से फिर ये होगा कि नहीं एक बार लूप रन हो चुका है तो हम केवल दूसरा कंडीशन देखेंगे. और वो थोड़ा तकलीफ वाला काम है क्योंकि हमको दो कंडीशन टाइप करना पड़ेगा. फिर हम कोड पढ़ने बैठेंगे तो हमको हर बार दो कंडीशन देखना पड़ेगा, जो हम नहीं देखना चाहते क्योंकि हम आलसी हैं. तो उसके लिए हमने तीसरे केस को पूरा अलग कर दिया है. तो अभी केस 1 का जो कोड है वो कुछ ऐसा दिखता है. फाइल यहाँ पे कुछ कंडीशन आएगा एंड देन करली ब्रेसेस में कुछ स्टेटमेंट रहेंगे और लूप विल कीप रनिंग टिल कंडीशन इज ट्रू. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी कोड को यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ और एक मिनट, ये कोड मेरा इस कोड को मैं मॉडिफाई करता हूँ फाइल num greater than 0, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने num को अभी कहीं इनिशियलाइज नहीं किया है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि num को 0 सेट कर दिया और अब यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं कुछ इस टाइप से. यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट कर दिया, प्लीज एंटर सम पॉजिटिव नंबर. ये हो गया और फिर यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया stdcout input is num, then we put some sort of new line. Okay, so कुल मिला करके ये हमारा कोड है. यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया, इनिशियल के लिए हमने 0 रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम चेक भी कर रहे हैं. तो ये लूप है हमारा और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक num में नॉन जीरो एज इन ग्रेटर दैन 0 वैल्यू नहीं आ जाता. तो अगर हम इसको हमने ऐसे कंपाइल किया, ठीक है, हम इसको रन करते हैं. व्हाट ओह, while num is less than or equal to 0. ओके, क्योंकि निगेटिव है तो हमको वापस इनपुट लेना है, पॉजिटिव पे इनपुट नहीं लेना है. करेक्ट. ओके, नाउ हियर सम इनपुट नंबर. मैंने -1 किया, -2 किया, -3 किया. ये लूप चलता रहेगा और इसको 0 करूँगा फिर भी चलेगा. मैं जैसे इसको एक पॉजिटिव इनपुट दूंगा ये बंद हो जाएगा. तो ये हमारा व्हाइल लूप है जो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक रन होता रहेगा. अब हम जाते हैं दूसरे केस पर जो हमारा केस 2 है
कि एग्जैक्टली n नंबर ऑफ टाइम्स, उसके पहले हम केस 3 देखते हैं क्योंकि वो केस 1 से काफ़ी मिलता जुलता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। डू व्हाइल कंडीशन और यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन रहेगा, सेमी कॉलन जो यहाँ पे नहीं रहेगा। ये इकलौता लूप है जहाँ पे इस तरह से बीच में सेमी कॉलन आता है। और इसी केस को हम डू व्हाइल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको कम से कम एक बार तो इनपुट लेना ही है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो लेस देन 0 है तो हमको चाहिए होगा वापस। तो इसके लिए हम ये कंडीशन हमने यहाँ से हटा दिया, डू, और ये हो गया। तो यहाँ पर हमको यहाँ लूप के बाहर वेरिएबल को अलग से इनिशियलाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमको एक बार तो इनपुट लेना ही पड़ेगा। इसको हम वापस कंपाइल करते हैं और इसको वापस रन करते हैं। -1 -2 0 0 -2 ये चलता रहेगा। मैं जैसे ही इसको पॉजिटिव इंटीजर दूंगा ये लूप एग्जिट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है। तो ये हमारा केस नंबर 3 है जो केस नंबर 1 से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। अगर हमें इसी केस को ऐसे रखना हो कि हम डू व्हाइल की जगह केवल व्हाइल में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको एक और कंडीशन रखना पड़ेगा और वो कंडीशन कुछ ऐसी रहेगी। व्हाइल इज फर्स्ट रन और num लेस देन और इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम करेंगे इज फर्स्ट रन इक्वल टू फॉल्स। और अब हम इसको वापस बिल्ड करते हैं और उसको हम वापस रन करने बैठे। -1 -2 -1 0 0 ये चलता रहेगा। हमने इसको कोई पॉजिटिव इनपुट दिया, ये वापस लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पर केस नंबर 3 से फ़र्क ये है कि एक तो हमको एक ये लाइन एक्स्ट्रा डालना पड़ा, फिर एक ये हमारा इतना पार्ट एक्स्ट्रा हो गया। दो कंडीशन हमने लगाया कि या तो ये या फिर ये दो में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ये लूप चलना चाहिए। फिर यहाँ पर हम उस वेरिएबल को वापस फॉल्स कर रहे हैं कि अगली बार पहला कंडीशन ट्रिगर ना हो। तो इतना मेंटल जिम्नास्टिक करने से अच्छा है कि आदमी डू व्हाइल लूप ही लिख ले। इतना तकलीफ लेने की हमारी इच्छा नहीं है, इसलिए हमने वो केस नंबर 3 इन्वेंट करके रखा हुआ है। अब आते हैं हम केस नंबर 2 पे, जहाँ पे हमको पता है कि एग्जैक्टली कितनी बार लूप रन करना है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। फॉर और यहाँ पे टोटल 3 पार्ट रहते हैं, जिसमें से पहला हमारा काउंटर डिक्लेयर करके उसको हम इनिशियलाइज करेंगे, फिर दूसरा हम उसको चेक करेंगे और तीसरा हम उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे i इक्वल टू i+1। तो ये हमारा कितनी बार रन होगा? इट विल रन 10 times for 0 to 9। यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। तो हमने नंबर इनपुट लिया
यहाँ पे हम कुछ प्रिंट करा देते हैं। ओके, इसको हमने वापस कंपाइल किया और अब यहाँ पर हम अगर एक इनपुट करेंगे तो ये एक बार प्रिंट करेगा, हम 2 इनपुट करेंगे 2 बार करेगा, हम 10 करेंगे ये उसी चीज़ को टोटल 10 बार प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हमने फॉर लूप यूज किया है क्योंकि एग्जैक्ट काउंट हमको पता है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, ये इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो ऑप्शनल भी हैं। फॉर एग्जांपल एक्चुअली तीनों ही ऑप्शनल हैं, अगर मैं तीनों ही हटा दूंगा तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा क्योंकि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और इसको लिखने का एक और तरीका है जो बेसिकली शॉर्ट हैंड नोटेशन है, और शॉर्ट हैंड नोटेशन कुछ ऐसा है कि i इक्वल टू i+1, ये i प्लस इक्वल 1 और प्लस प्लस i, ये तीनों सेम हैं। हम इतना नहीं टाइप करना चाहते इसलिए हमने ये इन्वेंट किया, और +1 हमको बहुत बार करना पड़ता है फॉर एग्जांपल लूप वगैरह के केस में, या अगर हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं सर्च करके तो वहाँ पर हमको +1 बहुत करना पड़ता है। इसके लिए हमने इसको और छोटा करके, इतना छोटा करके रखा हुआ है, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है। इसी तरह से माइनस माइनस आई भी होगा, लेकिन ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे लागू नहीं होता है, ये केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही होगा। तो यहाँ पे हमारे लूप्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि एक लूप और है जो इसका एक स्पेशल केस है जो हम थोड़ा सा आगे जा कर के कवर करेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? Any questions? Manohar, please rejoin the meeting. ओके, किसी को कुछ पूछना है? हेलो, ओके ठीक है। अब हम आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ों पर जहाँ पे हमें थोड़ा सा और आलसपना करना है बेसिकली, और इसके बाद हम आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम पे। और प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, इनपुट 10 numbers and print average of them और sum of them, या कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है। अब अभी तक जो हमने सीखा है यहाँ तक, ये लूप हुआ, इफ एल्स हुआ, स्विच केस हुआ, वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ, इनपुट आउटपुट हुआ, तो उसके हिसाब से अगर हम करने बैठे तो हमारा सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, num2 num3, और ऐसा करते करते हम जो है num10 तक जाएंगे, और फिर हम बैठ करके इन सबको ऐड करेंगे इस तरह से, इतना लंबा चौड़ा फिर हम बैठ के कोड लिखेंगे कुछ इस टाइप का। और उसके बाद फिर हम उसका कुछ प्रोसेस करेंगे। तो अब यहाँ दिक्कत ये है कि अभी यहाँ पे केवल 10 नंबर हैं, तो हमने 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। कल 100 नंबर होंगे तो फिर हम 100 नंबर डिक्लेयर करने बैठेंगे, तो इतने वेरिएबल डिक्लेयर करना, फिर उनको ट्रैक करना कि हमने एग्जैक्टली कहाँ कितने डिक्लेयर किए हुए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। और फिर इतना सब बैठ करके टाइप करना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। अब ये इतना मगजमारी हम नहीं करना चाहते, इसके लिए हम यूज करते हैं
वेक्टर, और वेक्टर क्या है? इट इज डायनेमिकली sized list of same type of variables। मतलब कि मेरा जो वेक्टर है वो एक डायनेमिक साइज लिस्ट है, मतलब उसमें मैं उसको मैं ज़रूरत के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मुझे 2 रखना है मैं 2 रखूँगा, मुझे 10 रखना है मैं 10 रखूँगा। बस कंडीशन ये है कि वेक्टर में मैं जितने वेरिएबल्स भी रखूँगा वो सारे एक टाइप के होने चाहिए, मतलब या तो सारे इंटीजर होंगे, या सारे कैरेक्टर होंगे, या सारे बूलियन होंगे, या सारे डेसिमल वाले होंगे, या किसी और टाइप के होंगे। कुल मिला करके सारे वेरिएबल एक ही टाइप के होने चाहिए। तो अभी उसका डिक्लेरेशन का सिंटैक्स देख लेते हैं। डिक्लेरेशन का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, वेक्टर, और यहाँ पर हमको डेटा टाइप डालना है, देन वेरिएबल नेम, और हम यहाँ पे साइज उसका दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे वेक्टर ऑफ 10 इंटीरियर्स, तो वो कुछ ऐसा डिक्लेयर होगा। भाई माइक म्यूट कर दो यार, किसका माइक है ये? यहाँ पे टाइप में मैंने इंट डाला, फिर यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल नाम ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल बफर, लिस्ट, कुछ भी। और फिर मुझे 10 स्टोर करने हैं तो मैं यहाँ पे 10 दे सकता हूँ। हालांकि साइज इज ऑप्शनल, लेकिन उसमें भी एक कैच है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया, तो अभी मैंने यहाँ पे सभी ऑप्शनल वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं, और इसको अभी हम ऐसा रखते हैं कि यहाँ पर हमको साइज भी डालना पड़ेगा। तो अब हमने वेक्टर तो डिक्लेयर कर लिया। अब सवाल ये है कि इंडिविजुअल एलिमेंट, अब हम एक एक एलिमेंट को कैसा एक्सेस करेंगे? तो वो कैसा होगा कि ये वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, फिर यहाँ पे इंडेक्स। तो अगर मुझे यहाँ पे पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। वैसे इंडेक्स विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 बिकॉज वी काउंट फ्रॉम 0 इन C++। तो बफर 0 किया तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हुआ, बफर 1 किया तो ये मेरा सेकंड एलिमेंट हुआ, एंड इसी तरह से मैं लास्ट में जाके बफर 9 किया तो ये मेरा 10th एलिमेंट हुआ। तो अब अगर मुझे ये सम वाला प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन देखना है तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने, एक मिनट, अभी इसके लिए एक और लाइब्रेरी इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी क्योंकि वेक्टर अलग जगह डिफाइंड है। इसको हम वापस मिटा देते हैं, और ये हमारा std वेक्टर इंट बफर 10, और अब हम यहाँ पे वापस फॉर लूप दौड़ा सकते हैं। इंट i इक्वल टू 0, i लेस दैन 10, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 ही एलिमेंट लिए हुए हैं, और फिर हम प्लस प्लस आई शॉर्ट हैंड नोटेशन में, और यहाँ पर हम stdcin बफर हम ऐसा इनपुट ले सकते हैं, और उसके बाद फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे सम इक्वल टू 0, और एक दूसरा लूप हम दौड़ा सकते हैं, और यहाँ
यहाँ पर हम सम इक्वल टू सम प्लस बफर आई, ये हमको सारे एलिमेंट्स का समेशन दे देगा। तो अगर मैंने इसको वापस कंपाइल किया और मैं इसे रन करता हूँ तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने प्रिंट नहीं किया है। stdc out total और इसको मैं वापस बिल्ड करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और टोटल हमको यहाँ पे 55 मिल गया। तो ये हमारा वेक्टर का एक बहुत बेसिक सा ऑपरेशन है। अब यहाँ पर तो ऐसा है कि मुझे सारे एलिमेंट मुझे बफर में डालने हैं, मैं उसमें बफर में इनपुट करा रहा हूँ, तो यहाँ पर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे बफर के सारे एलिमेंट से केवल मुझे रीड ही करना है, मुझे वापस राइट वगैरह नहीं करना है, या मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एग्जैक्टली कौन से इंडेक्स पर हूँ। तो इसका एक शॉर्ट हैंड नोटेशन भी है जो फॉर लूप का एक दूसरा फॉर्म है, जिसको हम अपना केस 2.1 बोल सकते हैं, और उसको हम लिखते हैं कुछ ऐसा, ऑटो ए बफर सम इक्वल टू सम प्लस ए। इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम बोलते हैं रेंज बेस्ड फॉर लूप, और एग्जांपल इसका ऑब्वियसली ये है, और सिंटैक्स इसका कुछ ऐसा दिखता है, फॉर टाइप वेरिएबल नेम कोलन लिस्टी, हम ऐसा बोल सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स लाइक वेक्टर। और ये हमारा लूप हो गया। इसमें क्या होगा कि ए जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें बफर का एक एक एलिमेंट 1 बाय 1 आता रहेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं उठा करके भी ऑटो को हम साइड में ही रखते हैं, हमने यहाँ पे इंट कर दिया, और इसे हम वापस बिल्ड किया हमने, और इसे हम फिर से रन करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे हमको वापस सही सलामत आउटपुट मिल जाता है अपना रेंज बेस्ड फॉर लूप से भी। और ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमको इतना सारा लंबा चौड़ा मगजमारी टाइप नहीं करना पड़ता। अभी यहाँ पर जो ऑटो वाला हिसाब था कि इन फॉर ऑटो ए, इसका फ़ायदा ये है कि मुझे यहाँ पे इसका टाइप वापस लिखना नहीं पड़ेगा। ये इंटीजर होगा तो ये अपने आप इंटीजर हो जाएगा, ये कैरेक्टर होगा तो ये अपने आप कैरेक्टर हो जाएगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट होगा तो ये अपने आप फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएगा, इसमें सब स्ट्रिंग्स होंगी तो ये अपने आप स्ट्रिंग हो जाएगा। कुल मिलाकर के मुझे यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा रेंज बेस्ड फॉर लूप हो गया। अभी हम बफर ये वेक्टर्स में हम कुछ और ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको लेस देन 10 की जगह अगर मैं इसे लेस देन और इक्वल टू 10 करके रन करता हूँ तो ये कोड मेरा रन टाइम पे फट जाएगा, और ये कुछ ऐसा फटेगा 1 2 3 4 5 6 7
मिनट, अच्छा नहीं, ये इसमें इंसर्ट हो गया, इसको वापस यहाँ पे चेंज करते हैं। सम इक्वल टू सम प्लस बफर आई, इसको हमने यहाँ पे 10 पे किया है और इसको हम यहाँ पे 20 तक हमने कर दिया। और 1 मिनट, इसको मेरे ख्याल से तो फटना चाहिए। आउट ऑफ बाउंड एक्सेस में ओके, खैर ठीक है, ये इसको हम अभी बाद में देखते हैं। खैर अभी यहाँ पे हमारा अगला जो मेन कंसर्न है वो है वेक्टर को डायनेमिकली रिसाइज करना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे साइज नहीं दिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डायनेमिकली रिसाइज करता रहूँ, तो उसके लिए हम कुछ इस टाइप का कर सकते हैं। इक्वल टू 0 i लेस देन 10 प्लस प्लस i और बफर डॉट पुश बैक। ओके, वेक्टर ऑपरेशंस, पहला ऑपरेशन हमारा है पुश बैक का, और पुश बैक में क्या होगा कि इंसर्ट मोर डाटा इन अ वेक्टर बाय अपेंडिंग इट इन द एंड। मतलब कुल मिला के अगर मेरा वेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है और मैंने उसमें पुश बैक में 4 डाला तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। और यहाँ पे मेरा टोटल वैसे ही रखते हैं, बफर sum equal to sum plus a। इसको हमने इधर ऐसा बिल्ड किया, और ये हमको वापस इस तरह से चलता रहेगा। इसको हम कितना भी लंबा एक्सटेंड कर सकते हैं, एज्यूमिंग उतना डाटा हमारे पास रखने के लिए रैम में स्पेस होना चाहिए, अदरवाइज इसकी साइज पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब ये है कि अगर हमको छोटा चाहिए तो हम छोटे में काम कर लेंगे, बड़ा चाहिए तो उसमें हम पुशबैक करते करते हम उसमें कितना भी एंट्रीज ऐड करते जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज हमारे पास रैम में वो सब कुछ स्टोर करने का स्पेस बचा हुआ है। एक तो ये हुआ, दूसरा हुआ इसका अपोजिट भी है, एंड दैट इज पॉप बैक। रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम वेक्टर। बस जहाँ पे हमने पुश बैक किया है वहाँ पे हम पॉप बैक करेंगे और कोई फ़र्क नहीं है। तीसरा जो सबसे काम का है वो है फाइंड, और जो चौथा है वो है सॉर्ट का। फॉर एग्जांपल अभी पहले हम फाइंड की बात करते हैं। फाइंड क्या करेगा, इट विल गिव अस लोकेशन ऑफ समथिंग दैट वी वांट टू फाइंड।
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट किया और अब मैं क्या चाहता हूँ, ओके ये हो गया। और अब हम यहाँ पे करेंगे stdc out, what do you want to find। और यहाँ पर इसको हम चाहते हैं कि हम जो भी यहाँ पर इनपुट करें वो हमें यहाँ पे सर्च करना है कि उस बफर में है कि नहीं है तो एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो उसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी घुसानी पड़ेगी, एल्गोरिथम। और फाइंड का सिंटैक्स एक्चुअली बहुत सिंपल सा है, std find। हमारा पहला पैरामीटर होगा बफर का स्टार्टिंग, कि कहाँ से हमको स्टार्ट करना है। फिर होगा बफर का एंड, कि कहाँ तक हमको जाना है। और फिर हम सर्च करेंगे कि हमको कौन सा वैल्यू सर्च करना है। और यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया इस वेरिएबल में। यहाँ पे अगेन मुझे इसका पूरा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो std find हमको बेसिकली लोकेशन ही देता है, तो उसका टाइप यहाँ पे अपने आप को सेट हो जाएगा। ये हो गया। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि हम बेसिकली प्रिंट करेंगे कहाँ पे मिला है हमको। वैल्यू वाज फाउंड एट लोकेशन माइनस बफर डॉट बिगिन, कि स्टार्टिंग से हम कहाँ पे आकर के बैठे हैं। तो अभी इसको हम रन करते हैं। एक मिनट, इनपुट कितना कराया मैंने? 10 कराया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे 7 फाइंड करना है। ये मुझे बोलेगा कि वैल्यू वाज फाउंड एट 6। ये बेसिकली हमारा इंडेक्स नंबर है, क्योंकि हमारी गिनती 0 से चालू हो रही है। ये हम अगर मैं यहाँ 0 से चालू करता हूँ तो 6 नंबर पर मुझे यहाँ पे 7 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, हमें चेक करना पड़ेगा कि लोकेशन इसमें हमको मिला भी है कि नहीं मिला है। ये हमारा बेसिक फाइंड का हिसाब हो गया। और इसका सिंटैक्स है std find beginning of vector, then अगर मेरा वेरिएबल कुछ इस टाइप का है std vector int buffer और समथिंग, तो ये मेरा कुछ ऐसा रहेगा, बफर डॉट बिगिन। जहाँ से भी हमको स्टार्ट करना, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको स्टार्ट से एंड तक ही करें, हम इसको बीच में कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। बफर डॉट एंड एंड यहाँ पे वैल्यू टू सर्च फॉर। ठीक है। कुछ इसी टाइप का सॉर्टिंग का भी है। इट विल sort the vector in increasing order of values, और इसका भी हिसाब सीधा है std sort और अगेन buffer dot begin और buffer dot end। ये इसलिए है क्योंकि हमको अगर ज़रूरत पड़ा तो हम बीच में कहीं से सॉर्टिंग चालू करके कहीं पे जा कर के एंड कर सकते हैं। इसके और भी कई सारे तरीके हैं जिसमें हम इसका ऑर्डर उल्टा कर सकते हैं, उसमें कुछ और प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक बेसिक लेवल पर सॉर्टिंग कुछ इस टाइप से होगा। और अगर हमको सॉर्टिंग देखना है तो ओके,
इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे इसको हम std sort buffer dot begin buffer dot end, ये हो गया std cout sorted buffer is stdl, और इसके सारे एलिमेंट हमको वापस प्रिंट कर देने हैं। ये हमने इधर किया और उसके बाद हम लास्ट में एक न्यू लाइन प्रिंट कर देते हैं stdl। ओके, ये कोड हमारा बिल्ड हो गया और अब हम इसमें कुछ इनपुट करेंगे। मैंने जो इनपुट किया था वो 5 8 2 4 9 6 3 9 1 2 कुछ इस टाइप का था, और सॉर्टेड बफर में मुझे 1 2 2 3 4 5 6 8 9 9 इस टाइप से मुझे सॉर्ट होकर के मिल गया है। तो बेसिक लेवल पर इस तरह से हम किसी भी बफर को सॉर्ट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज बफर में जो डेटा टाइप हमने स्टोर किया है उसके लिए कंपैरिजन का सेंस बनता हो। मतलब हम दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कुछ इस टाइप का। जहाँ पे कंपैरिजन का सेंस ही नहीं बनता वहाँ पर ये सॉर्टिंग का हिसाब काम नहीं करेगा। तो ये हमारे कुछ मोटे मोटे वेक्टर ऑपरेशंस हो गए। अभी यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या? Can you print the location and buffer.begin? Buffer.begin एक्चुअली डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो बेसिकली इटरेटर है। इटरेटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो बेसिकली वेक्टर्स वगैरह के ऊपर इटरेट करने के लिए काम आता है। तो इटरेटर को डायरेक्टली प्रिंट करने का कुछ खास सेंस नहीं बनता क्योंकि वो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू जैसा नहीं है। हालांकि इटरेटर का डिफरेंस C++ में डिफाइंड है, इसलिए हम उसका डिफरेंस निकाल करके उसको हम प्रिंट कर पा रहे हैं। ओके, कोई और सवाल? भाई किसी का कोई और सवाल है? ओके, अब हमारा आखिरी टॉपिक आता है और वो है स्ट्रिंग का, कि हमें स्ट्रिंग का क्या करना है। यहाँ पे हम वापस स्ट्रिंग का लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं और हम आ गए स्ट्रिंग्स पे। सिंटैक्स में क्या है कि हमारा std स्ट्रिंग और यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम डालेंगे। हमको यहाँ पे असाइन करना है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ नाम दे लेता हूँ, std स्ट्रिंग str या str कुछ इस टाइप का। str इक्वल टू हम यहाँ पे कुछ रख सकते हैं जो हमने पिछले सेशन में देखा हुआ है, कंपैरिजन। हम चेक कर सकते हैं इफ str डबल इक्वल समथिंग और if str1 इज इक्वल टू str2 एंड सो ऑन। ये भी है। तीसरा है अपेंड करने का, तो इसका हिसाब सीधा है str.append और यहाँ पे हम फिर कुछ टाइप का डाल सकते हैं, या एक स्ट्रिंग वेरिएबल में हम दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल अपेंड कर सकते हैं,
ये कुछ मोटे मोटे ऑपरेशंस हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ कॉमन ऑपरेशंस भी हैं जो जिसकी ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अदर कॉमन ऑपरेशंस, इसमें एक आता है कि सब स्ट्रिंग मैचिंग, मतलब मेरे पास जो लंबी स्ट्रिंग है उसमें कोई छोटी स्ट्रिंग है या नहीं है। और दूसरा आता है स्प्लिटिंग द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्पेस पे स्प्लिट करना है तो यहाँ पे जो है स्प्लिटिंग अलग स्ट्रिंग मिलेगा, द अलग मिलेगा, स्ट्रिंग अलग मिलेगा। इन दोनों का स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस लाइब्रेरी में एकदम वन लाइनर रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है। हालांकि वो सोल्यूशन डिफ़िकल्ट नहीं है, 2 लाइन में हो जाता है, लेकिन इसका वन लाइनर सोल्यूशन नहीं है। तो वहाँ पर हमारे आगे 2 ऑप्शन हैं, आइदर राइट 2-3 लाइन solution in standard C++ or use battery included library for C++. What I mean by battery included, for example अगर हम Python की बात करें तो Python की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मोटा मोटा सब कुछ घुसा दिया गया है। C++ में एक्चुअली वैसा केस नहीं है। C++ का जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रिम डाउन है। तो उसके अलावा एक और लाइब्रेरी है जिसे हम बूस्ट कहते हैं, और बूस्ट का ऐसा है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो कुछ है वो ऑलमोस्ट सारा बूस्ट में भी है, और जो बूस्ट में आज है वो कल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल वाला सिस्टम है ये C++ में पहले नहीं था, ये बूस्ट से आया है। जो हमने एक लाइन में फाइंड करने का, सर्च करने का एक लाइन का कोड डाला है वो भी स्टैंडर्ड C++ में पहले नहीं था, वो भी बूस्ट से आया है। इसी तरह से हम फाइल सिस्टम वगैरह का देखेंगे कि फोल्डर से कैसे डील करना है, फाइल से कैसे डील करना है, तो वो सारा भी बूस्ट से ही आया हुआ है। और नेटवर्क प्रोग्रामिंग का जो पार्ट C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आ रहा है आई थिंक 1-2 साल में, वो भी एक्चुअली बूस्ट से ही आ रहा है। तो ये एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है। तो जहाँ पर हमें ये पता है कि हमको बहुत जगह पर हमको कुछ इस टाइप का लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम इसको इंपोर्ट करके इन दोनों को वन लाइन में कर सकते हैं। लेकिन केवल इन दोनों को करने के लिए पूरा बूस्ट का लाइब्रेरी इंपोर्ट करना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत बल्कि सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन फिर भी एक सोल्यूशन है, और वी विल बी लुकिंग इनटू दिस टू, क्योंकि हमारा जितना भी कूल स्टफ है वो मोस्टली बूस्ट में है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमें नेटवर्क प्रोग्रामिंग करना है तो बूस्ट में है। थ्रेड्स C++ में पहले नहीं थे, अभी हैं, बूस्ट से ही आए हुए हैं। बूस्ट के थ्रेड्स में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में इंपोर्ट नहीं हुए हैं, एंड सो ऑन। तो हम आगे जा कर के बूस्ट भी देखेंगे, और इन दोनों का हम दो से 3 लाइन वाला सोल्यूशन भी देखेंगे। तो ये सारे पार्ट मैं आई थिंक कर चुका हूँ, एक्सेप्ट दिस अपेंड पार्ट। सो इसका कोड एक्चुअली बहुत सिंपल सा है। std string name, name, std hello, append name, तो इसको हम इस तरह से बिल्ड करते हैं। ये हमने किया, हमने कुछ इनपुट किया, इसने यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया, और इस तरह से इसमें हम अपेंड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम कितना अपेंड कर सकते हैं इसका कोई ऐसा हार्ड कोडेड लिमिट नहीं है। एज लॉन्ग एज रैम में जगह है, इसको हम पीछे स्ट्रिंग में अपेंड करते जा सकते हैं। ये सिंगल लाइन भी हो सकती है, इसमें न्यू लाइन भी हो सकता है, मतलब स्ट्रिंग में हमारी कई सारी लाइन्स आ रही हैं, उस टाइप का भी हम इनपुट कर सकते हैं। तो ऐसा उस पर कोई ख़ास लिमिटेशन नहीं है, और स्ट्रिंग पर मोटा मोटा हमारे यही 2-3 ऑपरेशन हैं जो एटलीस्ट हम स्टार्टिंग में देखेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पे एक्चुअली ख़त्म होता है।
तो अभी अगर पूरे सेशन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, चाहे चैट पर चाहे माइक अनम्यूट करके। कोई सवाल?